हेलो गाइस, ये हमारी जेब प्रक्रम की 7वीं वीडियो है। इससे पहले हम 6 वीडियो बना चुके हैं। जो आपने नहीं देखी होगी तो देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इस वीडियो में हम मानव में उत्सर्जन पढ़ेंगे। देखते हैं मानव में उत्सर्जन क्या होता है। वह जेब प्रक्रम जिसमें जीवों में उपापचयी क्रियाओं में जनित हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ का निष्कासन होता है, उत्सर्जन कहलाता है। मतलब वह जेब प्रक्रम जैसे पाचन, श्वसन, वह जेब प्रक्रम जिसमें क्रियाओं जिनमें जिन जीवों में क्रिया होती है पाचन श्वसन के समय जब हानिकारक पदार्थ बनते हैं जो नाइट्रोजन युक्त होते हैं, उन्हें शरीर से बहुत अपसायक उन्हें उत्सर्जन कहते हैं। सरल भाषा में हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं एक कोश का जीव कैसे अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं। एक कोश के जीव इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर की सतह से जल में मिश्रित कर देते हैं। मतलब एक कोश के जीव जैसे अमीबा हो गया, यह अपशिष्ट पदार्थ खराब पदार्थों को जल के रूप में उत्सर्जन कर देते हैं, निकाल देते हैं, मिश्रित कर देते हैं। ठीक है, अब हम थोड़े और अंग भी देख लेते हैं जो मैंने अलग से लिख रखे हैं उत्सर्जन के, इसमें आते नहीं है। जैसे त्वचा से क्या क्या पसीना का उत्सर्जन होता है, गर्मी में पसीना का उत्सर्जन। शीवन सो के उठते हुए नाक में थोड़ा, नाक के ऊपर चिपचिपा पदार्थ होता है, उसे शीवन कहते हैं। नमक कभी कभी गर्मियों में आप देखना, अपने हाथ को चाट के देखना, थोड़ा नमक सा होगा। और ब्लैक शर्ट पहनना तो उसमें वाइट वाइट दिखेगा, तो वो नमक ही होता है। फेफड़ा तो ये ऑक्सीजन का। और वाष्प, ठंडों में आप मुंह से वो निकालना हवा, तो उसमें वाष्प दिखते हो, वाष्प होती है। बलगम वो सर्दियों बलगम होता है, ठंड बूढ़े लोग होते हैं। बलगम हमारी नाक में होता है, पर उसका निष्कासन हमारे फेफड़ों से होता है, जिससे हवा आती है, प्रेशर आता है, उसके द्वारा बाहर निकलते हैं बलगम हमारे नाक से। ठीक है, इसलिए बलगम को उत्सर्जन फेफड़ा से होता है। बढ़िया अनपचा भोजन होता है उससे। यकृत मतलब लीवर का अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन, ये बहुत महत्वपूर्ण काम है इसका। कि जो यूरिया होता नहीं है, यूरिया बनता है हमारे शरीर में, ये बहुत हानिकारक पदार्थ होता है, इसे शरीर से निकालना बहुत आवश्यक है। इसलिए लीवर इस अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, पर इसको यूरिया में बदल देता है, पर ये नहीं यूरिया, इसे 2 घंटे में निकालना शरीर से बहुत आवश्यक, नहीं तो 2 घंटे बाद दोबारा अमोनिया बदल जाता है। जैसे लीवर होता है, लीवर अमोनिया को यूरिया में बदलता है, और यूरिया को 2 घंटे के अंदर निकालना शरीर से बहुत आवश्यक, नहीं तो अमोनिया में दोबारा बदल जाता है। विक मतलब लीवर नहीं, किडनी, विक मतलब इसका यूरिया का उत्सर्जन होता है इसमें। पेशाब का उत्सर्जन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। हमने उत्सर्जन के अन्य अंग देख रहे हैं और मुख्य अंग देखते हैं क्या होता है। मानव उत्सर्जन तंत्र में उपस्थित अंग निम्न प्रकार के होते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र इनमें अंग निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे एक जोड़ा विक किडनी, एक जोड़ा मतलब 2 किडनी, एक किडनी और 2 किडनी। ठीक है, एक जोड़ा मूत्र वाहिनी मतलब 2 मूत्र वाहिनी, एक मूत्र वाहिनी ये रही और एक मूत्र वाहिनी ये रही। ठीक है, जारी है। और एक मूत्राशय और एक मूत्रमार्ग और एक मूत्रमार्ग। देखो विक से दोनों किडनी से मूत्र निकलता है, जो मूत्र वाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में इकट्ठा हो जाता है। फिर मूत्रमार्ग द्वारा हम इसको निष्कासन कर देते हैं, निकाल देते हैं, उत्सर्जन कर देते हैं। ठीक है, इसमें वही लिखा है जैसे विक में मूत्र बनने के बाद, मैं बता, विक में मूत्र बनने के बाद मूत्र वाहिनी से होता हूँ मूत्राशय में एकत्रित हो जाता। किडनी में मूत्र बनने के बाद मूत्र वाहिनी से होता मूत्राशय में एकत्रित हो इकट्ठा हो जाता था। मूत्र बनने का मुख्य उद्देश्य वर्ज्य हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को छानकर बाहर करना। मूत्र बनने का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो खून होता है ना, उसमें खराब पदार्थ, हानिकारक पदार्थ, अवर्ज्य पदार्थ होते हैं, उनको छानकर शरीर से बाहर निकालना, उन पदार्थों को। जैसे हमारा अमोनिया हो गया। ठीक है,
ठीक। और आगे देखते हैं बिक में मूत्र निर्माण प्रक्रिया। बिक में हमने देख लिया, पहले निवेदन ने क्या देख लिया हमने उत्सर्जन देख लिया, उत्सर्जन क्या होता है कैसे, ठीक है। और कौन सा अंगों से होता है और एक कोश के जीव कैसे करते हैं, ठीक है, उत्सर्जन। और उसके बाद हमने उत्सर्जन तंत्र के अंग देख लिए, मुख्य उद्देश्य और कैसे उसका उत्सर्जन होता है। अब हम देखेंगे बिक निर्माण प्रक्रिया। बिक में मूत्र निर्माण प्रक्रिया। बिक में मूत्र निर्माण प्रक्रिया मतलब बिक में मूत्र कैसे बनता है, वो किन की भावों द्वारा बनता है। बिक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई विकराणु है। मतलब संरचनात्मक का मतलब होता है कि वह जिससे बनी हो और क्रियात्मक तो वही काम करती हो, विकराणु कहलाती है। मतलब किडनी हमारी विकराणु से बनी है और विकराणु ही उसमें उत्सर्जन बना पेशाब उत्सर्जन हानिकारक पदार्थों को छानने उसे पेशाब बनाने का काम में करते हैं, ठीक है, विकराणु, इसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। विकराणु के मुख्य भाग इस प्रकार है। विकराणु के मुख्य भाग हमारे 4 प्रकार के होते हैं। एक कोश के गुच्छ, वैसे 3 प्रकार के फालतू दे दिया। एक कोश के गुच्छ, इसे ग्लोमेरुलस या पतली भित्ति वाला रुधिर कोशिकाओं का गुच्छा होता है। देखो, पतली भित्ति वाला रुधिर कोशिकाओं का गुच्छा वो होता है, गुच्छा होता है कोशिकाओं का, पतली भित्ति वाला कोशिकाओं का रुधिर की कोशिकाओं का गुच्छा होता है। और बोमन संपुट होता है एक हमारा, बोमन संपुट पढ़ेंगे, और नालिकार भाग पढ़ेंगे, और संग्राहक वाहिनी पढ़ेंगे, ठीक है। हमने मूत्र वाहिनी प्रक्रिया निर्माण के अंग जान लिए। अब बिक में उत्सर्जन प्रक्रिया विधि कैसे बनती है, बिक में उत्सर्जन प्रक्रिया विधि, ये हमारा नेफ्रॉन है, पर थोड़ा पैसा दे दिया आपको समझ नहीं आएगा ज़्यादा, मेरा अलग से चित्र बना रखा, मैं उसको समझाता हूँ। ये हमारा ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस। यहाँ पर हमारी वो पतली खून की रुधिर की कोशिकाएं होती हैं, वो कोशिकाएं ना वो होती हैं नलियाँ, धमनियाँ होती हैं, ठीक है। इनसे खून छलक जाता है। ये सारे पदार्थों को छान देता है, सारे पदार्थों को, ये खून का सारे पदार्थों को छान देता है। पर इससे पीछे होता है हमारा बोमन संपुट। बोमन संपुट कहता है सही पागल, क्या तूने सारे छाल दिए? तो ये बोमन संपुट हमारे उपयोगी पदार्थ जिनकी जरूरत है उन्हें रुधिर में वापस भेज देता है, और जो हानिकारक पदार्थ जिनकी जरूरत नहीं है उन्हें नेफ्रॉन द्वारा बाहर कर देता है, नेफ्रॉन द्वारा, ठीक है, नेफ्रॉन, ठीक है। दोबारा समझो कि हमारा ग्लोमेरुलस होता है, सारे पदार्थों को छान देता है। और बोमन संपुट उसके पीछे होता है लगा हुआ, जो इसको बोमन संपुट ये इसको जो उपयोग पदार्थों को रक्त में द्वारा भेज देता है, और बोमन संपुट जो हानिकारक पदार्थों नेफ्रॉन द्वारा बाहर कर देता है, ठीक है। आगे देखते हैं, हमने अलग समझ लिया, हम पढ़ के समझते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं भैया। एक कोश के गुच्छ निषेधन, मतलब एक कोश के गुच्छ निषेधन का मतलब है ग्लोमेरुलस। जब बिक धमनी की शाखा विकराणु में प्रवेश करती है, मतलब बिक धमनी की शाखा, मतलब बिक धमनी की मतलब धमनी होती है ना, उसमें रक्त होता है, उसकी शाखा विकराणु में प्रवेश करती है, तब जल लवण ग्लूकोज अमीनो अम्ल व अन्य नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ कोशिका गुच्छ से सनकर बोमन संपुट में आ जाते हैं। मैं बताया था कि सारे पदार्थों को छान देता है, उपयोगी अपशिष्ट पदार्थों को छान देता है, जो रक्त से हमारे वो पहले आते हैं ना ग्लोमेरुलस में आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे आते हैं, उसके बाद पहले हमारे सारा रक्त का वो आते हैं, रक्त के क्या कहते हैं, रक्त से हमारे सारे पदार्थ ग्लोमेरुलस में आते हैं, जो सारे पदार्थों को छानते हैं, उसके पास बोमन संपुट लगा होता है, मैंने बताया था आपको, ठीक है। इसमें हमने पढ़ के समझ लिया। फिर हमारा वर्णात्मक पूर्ण अवशोषण हमारा ग्लोमेरुलस में होता है, ठीक है, मैंने बताया था। इसमें विकराणु से नालिकार भाग में
विकराणु से नालिकार भाग में शरीर के उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण, जल पुनः अवशोषण होता है कि ये उपयोग पदार्थों को वापस रक्त में भेज देता है, पुनः अवशोषण करता है और बाकी पदार्थों को नेफ्रॉन द्वारा बाहर कर देता है। नालिका स्राव, नालिका स्राव कैसे? यूरिया, अंतरिक्ष जल व लवण जैसे उत्सर्गी पदार्थ विकराणु के नालिका भाग के अंतिम सिरे में रह जाता है। यूरिया, अंतरिक्ष जल, लवण जैसे, ठीक है, पदार्थ उत्सर्जी पदार्थ है। यूरिया, अंतरिक्ष, लवण, ठीक है। यह विकराणु के नलिकार भाग के अंतिम सिरे में रह जाते हैं। विकराणु के नलिकार भाग अंतिम सिरे में रह जाते हैं। ये हमारा होता है जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन पीछे का भाग मेरा होता है तो उसमें चित्र में, ठीक है। फिर वह मूत्र का निर्माण करते हैं, वहाँ पर मूत्र का निर्माण करते हैं। वहाँ से मूत्र संग्रहवाहिनी व मूत्रवाहिनी से होता हुआ, संग्रहवाहिनी व मूत्रवाहिनी से होता है, मैंने बताया था पहले भी, मूत्रवाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में अस्थायी रूप से संग्रहित रहता है। मूत्राशय में अस्थायी रूप से संग्रहित इकट्ठा रहता है और मूत्र के दाव द्वारा मूत्र में से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। क्लियर? एक बार अब इस चित्र को देख लेते हैं। देखो हमारा ग्लोमेरुलस है, ठीक है, ग्लोमेरुलस है ये हमारा, जिस सारे पदार्थों को छान देता है, फिर उसके पीछे लगा बोम्बन जो उपयोग पदार्थों को पंप देता था और ये खराब पदार्थों को नेफ्रॉन भेज देता है, ठीक है। इसको हम फिर उसके बाद संग्रहवाहिनी से होता हुआ और मूत्राशय नाली द्वारा होता हुआ हमारे मूत्राशय में एकत्रित हो जाता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। कृत्रिम विक, आर्टिफिशियल किडनी क्या होता है देखते हैं। कृत्रिम विक, आर्टिफिशियल किडनी एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा रोगियों में रुधिर में कृत्रिम विक की मदद से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन होता है। मतलब जो किडनी के रोगी हैं उन रोगियों को आर्टिफिशियल किडनी द्वारा नाइट्रोजन युक्त खराब पदार्थों को निष्कासन किया जाता है, ठीक है। फिर एक स्वस्थ व्यक्ति प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक निःसंदेह विक में रखता है, विक में होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति में प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक निःसंदेह विक में होता है, ठीक है। इसमें से उत्सर्जी मूत्र का आयतन 1.2 लीटर शेष निःसंदेह विकर्ण नालिका में पुनः अवशोषण हो जाता है। कहने का मतलब क्या है कि स्वस्थ व्यक्ति में प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक निःसंदेह होता है, ठीक है, होता है प्रतिदिन, जिसमें से वह 1.2 लीटर निःसंदेह नालिका भाव द्वारा पूर्ण अवशोषित बोतल निकालता है, बस, ठीक है। अब देखेंगे हम पादप में उत्सर्जन। पादप में उत्सर्जन में इसी में पढ़ा देते, अलग से वीडियो बनाने की जरूरत है, छोटा सा है इसलिए, ठीक है। कैसे होता है देखते हैं। पादप में उत्सर्जन, बाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा पादप अंतरिक्ष जल से छुटकारा पाते हैं। मतलब बाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया मैंने आपको पहले बताई थी कि पौधे पौधे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रंध्र होते छोटे छोटे, उनके द्वारा अधिक जल बाहर निकल जाता है, उसे यह बाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया कहते हैं। मतलब सरल भाषा कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जल का बाहर निकलना बाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया कहलाता है। उससे हम छुटकारा पाते हैं, ठीक है। पादप आपको समझ आएगा। बाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा पादप अंतरिक्ष जल से छुटकारा पाते हैं, जो बाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा, ठीक है। पादप में बहुत अपशिष्ट पदार्थ कोश के रिक्त संचित रहते हैं। मतलब पादप में बहुत से पादप अपशिष्ट पदार्थों को कोश के रिक्तता में संचित रखते हैं, वहीं पर रहते हैं, कर देते हैं, ठीक है। और अन्य अपशिष्ट पदार्थ रेजिन गोंद के रूप में पुराने एंजाइम में संचित कर देते हैं। मतलब आपने कभी देखा होगा कि पेड़ के ऊपर एक वो लगा होता है गोंद सा, जिसे हम छोटे बचपन पे गाँव में
वो चिपकाया करते थे नोटों को, कागजों को, उस पर लगा होता चिपचिपा सा पदार्थ होता है, उसे हम छुटाते थे। उस वो जाइनम और रेजिन के रूप में वो अब से पदार्थ उसको बाहर निकालते हैं, संचित करते हैं, ठीक है। और पादप कुछ अपसी पदार्थों को अपने आसपास की मृदा में उत्सर्जित कर देते हैं। पादप होते नहीं है, वे अपने कुछ पादप होते हैं जो अपसी पदार्थों को मिट्टी में दे देते हैं, मिट्टी में उत्सर्जित कर देते हैं, ठीक है, अपने आसपास की मिट्टी में, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा समझाते तो मैं आपको थोड़ी कम समझ आएगी, इसलिए कि और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ये अधिक जल से छुटकारा पाते हैं, जिसे हम वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब एक बार हम देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। हमने मानव में उत्सर्जन पढ़ा, ठीक है, एक कोश के जीव में उत्सर्जन पढ़ा, और हमने अन्य अंग भी देखे और मुख्य अंग देखे, मुख्य उत्सर्जन तंत्र देखा, ठीक है, उसके अंग देखे, ठीक है, वो कैसे हमारा उत्सर्जन होता है वह देख, और रक्त बनने का मुख्य उद्देश्य देखा, ठीक है। उसके बाद हमने मूत्र निर्माण नेफ्रॉन में जो अंग होते हैं उनके अंग देखे, और वहाँ से मूत्र कैसे बनता है, अपसी पदार्थों को कैसे अपसे निष्कासन होता है वो देखा, ठीक है। और हमने आर्टिफिशियल किडनी देखी और पादप में उत्सर्जन देखा। थैंक यू। ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है, मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।